हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करे होंगे। आज के जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही खास होने वाला है। जो हमारे प्रिय साथी तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की, तो खास कर स्पेशल वीडियो उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। आज का जो मैं वीडियो बताऊँगा सभी प्रश्न PYQ हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक तरीका पता चल जाएगा आप लोग के पास किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, A to Z पूरे प्रश्न है। मैं आप लोग को हिंट बता दूंगा, बस आप लोग को बस वही करना है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ चर्चा करेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना है। आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज का पार्ट नंबर 12 है। अभी तक 1 से 11 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे हमारी उपलब्ध है सारी पार्ट एकदम अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग जाइए देख लेना। तो चलते हैं हम प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार से हमारा प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्नों को पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में आप लोग जाते हैं, वनडे एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ पे समय बहुत कम होता है और आरपीएफ में समय बहुत ही कम है आप लोग के पास, ठीक है। 120 क्वेश्चन के लिए आप लोग के पास 90 मिनट का समय रहता है, इसीलिए आप लोग को प्रश्नों को बहुत ही गौर से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आज के हम प्रश्नों को सब कुछ वीडियो में बताएंगे, बस आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहिए और पूरा वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ठीक है। चलते हम प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न हमारा कौन सा, और सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक पर नोट जरूर करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न है। मैं बहुत ही छांट कर प्रश्नों को बताता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। पहला प्रश्न साथी लोग हमारा है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है, यही आप लोग को बताना है। ऑप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग को उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सेम A to Z ऐसे प्रश्न, डिट्टो प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो भी हमारे प्रिय साथी आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप किए, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उसमें सिंपल ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, जो ग्रेजुएट लेवल के यानी एसआई का जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे, उसमें ग्रेजुएट लेवल का ऐड रहेगा प्लस एडवांस लेवल का भी ऐड रहेगा, यानी थोड़ा हार्ड बन सकता है पेपर, ठीक है। लेकिन जो कांस्टेबल लेवल का प्रश्न है उसमें नॉर्मली प्रश्न रहते हैं। तो चलते हैं प्रश्न को देखेंगे। अब प्रश्न देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है। आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस प्रश्न का जो साथी लोग राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए आंध्र प्रदेश। आप लोग को दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश, तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी हमारा आंध्र प्रदेश होगा। पहला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर को राइट को टिक कर देंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से, आंध्र प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। हम लोग एक ही प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं, पानी के बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलते हैं। पानी को हम बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु जब मिलाते हैं तो कितने अणु को मिलाते हैं, पूरा बताना आप लोग को। तो 2 अणु होते हैं, 3 अणु होते हैं, 4 अणु होते हैं, 1 अणु होते हैं। मैं बता दूं साथी लोग, इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, 2 अणु। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गए आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ेंगे अगले स्टेप बाय स्टेप अगले प्रश्नों को, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग देखते रहिए और कमेंट जरूर करना साथी लोग, क्योंकि एक कमेंट से ना बहुत मोटिवेशन मिलता और एक सब्सक्राइबर से, क्योंकि कोई पैसा लगता नहीं आप लोग का, ठीक है। बस आप लोग को प्री अच्छा लगी वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को देखेंगे। आज का जो अगला प्रश्न हमारा है, तीसरा प्रश्न है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में। तो साथी लोग इस जो प्रश्न का राइट आंसर होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, गुजरात। क्या गुजरात आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिख रहा है आप लोग को, ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गए आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा साथी लोग, अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे हमारा है, आज का चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न बोला है, सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जीवों में पाया जाता है। तो देख रहे हैं, सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जीवों में पाया जाता है, ये आप लोग को बताना है। वन्य जीवों में पाया जाता है, जलीय जीवों, घास स्थल जीवों, मरुस्थलीय जीवों। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें सब लोग का एक राइट आंसर है, उसको आप लोग को चूज़ करना होगा, ठीक है। और कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, बहुत ही खास बात बताऊंगा, आप लोग नोट कर लेना, तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करना। आप लोग कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं उसमें तुक्का मत मार के आइए। आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो तुक्का को छोड़ दीजिए, ठीक है। तुक्का नहीं मारना, नहीं आ रहे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, लेकिन तुक्का मत मारिए, क्योंकि तुक्का
गलत भी लगता है, सही भी लगता है। ठीक है, तो मैं बता दूँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का होगा वन्य जीव। आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा वन्य जीव, ऑप्शन नंबर ई वाला। ऑप्शन नंबर ई वाला साथी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गए आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कौन सा, आज का जो अगला प्रश्न हमारा है पाँचवा प्रश्न है। तो पाँचवा प्रश्न बोला है भारत का पहला वायसराय कौन था। भारत का पहला वायसराय कौन था, हमारा हिस्ट्री से प्रश्न पूछा है जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड मेयो है। तो बता दें साथी लोग इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा साथी लोग। तो क्लियर हो गया आप लोग, हमने देख लिया 5 प्रश्नों को पढ़ लिया आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा नहीं किस प्रकार से हमारा प्रश्न है, किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, और सभी प्रश्नों को करने के बाद आप लोग लास्ट में स्कोर भी बताएंगे कितना आप लोग का स्कोर हुआ है, कितना आप लोग करेक्ट आंसर को क्लिक किए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है आप लोग को, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही आप लोग के पास है। आप लोग को मेहनत बहुत ही एकदम मेहनत से करना पड़ेगा, दिन रात एक कर दीजिए पढ़ने के लिए, तभी आप लोग सलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वही बंदा सक्सेस होता है जो मेहनत करता है। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार कुछ माफ़ कर दिया। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार कुछ माफ़ कर दिया। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1953 1935, भारत सरकार अधिनियम 1858 और क्या है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, और भारत सरकार अधिनियम 1909 है। तो मैं बता दूँ चाहती हूँ इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा 1858 वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1858 कौन सा है, भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गए आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो आज का हमारा अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के लिए हमारा 7वां प्रश्न है। तो 7वें प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तो क्या दिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य। तो महाकाव्य कौन सा है, नाला दियार है, शिल्पाधिकारम है, क्या है तोलो कापियर है, और एट्टू थोकई है। तो बता दें साथियों लोग इस जो प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, तो ध्यान से आप लोग लिख लेना, शिल्पाधिकारम आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिल्पाधिकारम, ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आज का है, तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे हमारा है 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न को पढ़िए प्यार से और आंसर को बताइए ताड़ से। ठीक है, तो प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बोला हमारा 8वां प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था। चार्टर अधिनियम 1833, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो बता दें साथियों इस जो प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा 8वें प्रश्न का, तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1773। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्लिक करके आएंगे, टिक मार के आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग का था। देखने सिंपल ऐसे नॉर्मली प्रश्न आप लोग के पूछ जाएंगे, आप लोग ऑप्शन को दिखती है आप लोग को टिक मार देंगे। ठीक है, बस मेरा हिंट आप लोग को काम में आना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से मैं बताता हूँ आप लोग के दिमाग में डायरेक्ट घुस जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं हमारा 9वां प्रश्न आज का कौन सा है, आयात पर लगी कर को कहा जाता है। आयात पर लगे कर को कहा जाता है। तो साथी लोग बताएंगे आयकर है, टैरिफ है, बिक्री कर है, सीमा शुल्क है। तो आप लोग के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आयकर है, टैरिफ है, बिक्री कर है, सीमा शुल्क है। तो आयात पर लगे कर को कहा जाता है। तो आयात पर जो लगे कर को कहा जाता है क्या कहा जाता है पता है आप लोग को, टैरिफ कहा जाता है। क्या, टैरिफ, यानी टैरिफ आपका ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से, टैरिफ इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा अगला प्रश्न आप लोग के लिए हमारा आज का कौन सा है, 10वां प्रश्न है। तो 10वां प्रश्न क्या साथी लोग पढ़ते हैं 10वें प्रश्न को। तो 10वां प्रश्न बोला हमारा है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधों का पानी पराशरण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है उसे कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं आप लोग को बताना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे का पानी पराशरण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है उसे कहा जाता है हेमोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस,
ब्लास्टोलिसिस। तो बता दें साथी, इस जो प्रश्न का राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे है प्लाज्मोलिसिस। क्या है? क्या है? प्लाज्मोलिसिस। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथी लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न। सेम ऐसे ही प्रश्न आप लोग के डिट्टो प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऐसे ही फंसेंगे, तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़ के जाना, नोटबुक पे नोट करके जाना कि मैं जितना भी प्रश्न बताता हूँ सभी आप लोग के लिए ए टू जेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथी लोग हमारा कौन सा, आपकी स्क्रीन पे हमारे 11 प्रश्न है। 11वां प्रश्न बोला है हमारा, पढ़ते हैं प्रश्नों को। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो एंडीज है, आल्प्स है, हिमालय है, राकी है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग के लिए। तो एंडीज आप लोग को दिख रहा होगा, एंडीज। आप लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही आप लोग का इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से। अब बढ़ते हैं स्टेप बाई अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आपकी स्क्रीन पे हमारा 12th प्रश्न दिख रहा होगा। तो 12th प्रश्न को पढ़िए और एकदम ताबड़तोड़ आंसर को बताइए आप लोग अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक मात्रा और रहेगा, यानी जो पुनर्निर्माण होता है ऐसे होता है, निर्माण, पुनर्निर्माण। ठीक है, पुनर्निर्माण। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में के नाम से जाना जाता है। तो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, विश्व आर्थिक मंच के नाम से जाना जाता है, IMF के नाम से जाना जाता है, WTO के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। तो मैं बता दूं विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12वां प्रश्न है आप लोग का, उस प्रश्न का राइट आंसर विश्व बैंक, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाई अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा प्रश्न है कौन सा है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए हमारे 13 प्रश्न है। तो 13 प्रश्नों को पढ़िए साथी लोग और अच्छे से कमेंट में बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि देखने में ही महत्वपूर्ण आप लोग को दिख जाता है प्रश्न जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो उपग्रह बताना आप लोग को 2 हैं, 1 है, 3 है, कोई नहीं। तो ध्यान से पढ़िए, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो छोटी छोटी पॉइंट होते हैं ना वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसीलिए पॉइंट को ध्यानपूर्वक से अपने दिमाग में रख लेना। तो बोला है मंगल ग्रह में कितनी प्राकृतिक उपग्रह हैं। एक मैं बता देता हूँ, प्रश्नों को आप लोग भूल जाएंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग स्वाभाविक से बात भूल सकते हैं। ठीक है, तो मंगल ग्रह में कितनी प्राकृतिक उपग्रह हैं? 2 है, 1 है, 3 है, कोई नहीं। तो मैं बता दूँ साथियों 2 है। क्या है? 2 है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं। ठीक है, बस आप लोग को प्रश्नों को पढ़ना है आप लोग को अच्छे से और कमेंट में बताना है। तो बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में स्थित है, यानी 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में स्थित है। ट्रस्ट में स्थित है यानी मुंबई है, भुवनेश्वर है, कोच्चि है, विशाखापट्टनम है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। आप लोग को ऑप्शन को दिखती है, आप लोग को राइट आंसर को टिक करना होगा। तो इस 14वें प्रश्न का राइट आंसर मैं इस बता देता हूँ आप लोग का मुंबई, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथी लोग। तो क्लियर हो गया आप लोग अच्छे से। हमने 14वें प्रश्न को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। आप लोग को एक तरीका पता चल जाएगा, आप लोग 1 से 14 प्रश्नों को कर लिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा नहीं किस प्रकार से प्रश्न पूछ जाएंगे आप लोग के एग्जाम में। तो सेम ऐसे नॉर्मली प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ जाते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछ जाते साथी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हमारा जो आज का कौन सा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे हमारा है। तो 15 प्रश्न है। तो 15 प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़िए, जिस प्रकार से आप लोग सभी प्रश्नों को पढ़ते आ रहे हैं उसी प्रकार से 15 प्रश्नों को भी पढ़िए। देखिए आप लोग आसानी से उत्तर बता देंगे आप लोग। ठीक है, आसानी से बता देंगे। किडोन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग का, किडोन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो बहुत ही सिंपल है, देखते ही सिंपल समझ जाएंगे। तो लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो मैं बता देता हूँ साथी लोग इस जो प्रश्न का राइट आंसर हो सकता है आप लोग का, किडोन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने की थी। क्या? लुई पास्चर। मैं बता देता हूँ ना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ऐसे नॉर्मली प्रश्न पूछे हैं। ये सब प्रश्न क्या है आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं साथी, क्या है ये सब प्रश्न क्या आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं पहले से ही। ठीक है, तो आप लोग घबराइए ना। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न ऐसे नॉर्मली प्रश्न आप लोग के एग्जाम में फंसेंगे। आप लोग के लिए मैं बता देता हूँ, जीके जीएस में पूरे 50 प्रश्न पूछ जाते हैं, वहाँ से मैं बता देता हूँ जीके जीएस में पूरे 50 प्रश्न पूछ जाते हैं, वहाँ से आप लोग 10 प्रश्न जो होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं। बाकी 40 प्रश्न आप लोग 35 प्रश्नों को बहुत ही सिंपल से A to Z करके आएंगे, मेरी गारंटी एक दावे साथ बोलता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग मैथ में 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, रीजनिंग में 35
35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करना होगा, मैथ में आप लोग को 35 में से 30 प्रश्नों को करके आना है। 30 प्रश्नों को करके आना है। मान लीजिए 5 प्रश्न नहीं आ रहे, उसको छोड़ो, हटाओ, ठीक है। आप लोग को सलेक्शन लेना, एक रणनीति के हिसाब से सलेक्शन लेना, ठीक है। और बता दें रीजनिंग में बताता हूँ साथियों, A to Z लगभग प्रश्न आप लोगों को सही होते हैं। 2 ही 3 प्रश्न जो रहते हैं ऐसे होते हैं जो आप लोग के लिए हार्ड लिस्ट बना दिए जाते हैं, वो किसी से नहीं होते हैं। कोई टीचर भी आ जाए ना, वो भी एग्जाम को नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो 2-3 प्रश्न जो होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, बाकी नॉर्मली प्रश्न सभी होते हैं, ठीक है। वहाँ से 32 प्रश्न 33 प्रश्नों को आप लोग आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं आप लोग का, आपकी बार एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और कटअप की बता दें, कटअप जो पहले जोन वाइज कटअप जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, पूरे भारत का एक ही कटअप जाएगा। तो मैं कटअप की बताता हूँ। कटअप के लिए क्या है, 95 से 100 के बीच हम लोग का कटअप रहेगा, चाहे जनरल का हो चाहे OBC का हो। SC ST की बात नहीं कर रहा हूँ, ST ST का उससे नीचे रहेगा। 85 से 80 के बीच में उसका ST ST का रहेगा, ST और ST वाले का, ठीक है, SC ST वाले का। तो साथी लोग, आप लोग बस ध्यानपूर्वक से मेहनत कीजिए। आप लोग का जो जनरल वाले हैं, जो BC वाले हैं, उन 95 और 100 के बीच में आप लोग का कटअप जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, मेरी बात से सहमत है आप लोग अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्नों को देख लेते हैं साथी लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पर हमारा आ गया है, 16वां प्रश्न है। तो 16वें प्रश्न को पढ़ेंगे, आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। बोला है, इस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था। तो क्या प्रश्न पूछा है, इस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक जो खेल है वो जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा क्या है, प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया है। देख रहे हैं हमारा एक किससे प्रश्न पूछा है, स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा है, यानी खेल कूद से आप लोग के 4 से 5 प्रश्न स्पोर्ट्स से पूछ दिए जाते हैं, खेल कूद से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। ये मेरी बात को ध्यान से रखना साथी लोग। 1998 है, 1996 है, 1972 है, 1988 है। तो मैं बता देता हूँ इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग की स्क्रीन पे मैं बताता हूँ। 1996 आप लोग का ऑप्शन दिख रहा है, 1996 ऑप्शन नंबर B वाला इस जो प्रश्न का हमारा होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गए आप लोग सभी बच्चे, 1996। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा साथी लोग, अगला प्रश्न हमारा आज का है 17 प्रश्न है। तो 17 प्रश्नों को पढ़िए अच्छे से और कमेंट बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। बोला है 17 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। तो देख रहे हैं प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग को प्रश्न दिखते हैं, आप लोग समझ जाते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछ जाते हैं, किस प्रकार से कौन सा प्रश्न रिपीट करने का चांस बन रहा है, कौन सा प्रश्न आप लोग को इंपॉर्टेंट, कौन सा प्रश्न बहुत ही पुराना है, आप लोग देखते ही समझ जाएंगे। तो बोला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों में मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। तो सभी बैंक को नियंत्रित करना, जमा स्वीकार करना, मुद्रा प्रिंट करना, कच्चे माल की आपूर्ति। तो बता दें साथी लोग, इस जो प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे होगा जमा स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना। तो देख रहे हैं गजब का प्रश्न पूछा है आप लोग के लिए, जमा स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर B वाले को आप लोग को क्या करेंगे, टिक मार के आएंगे, ठीक है, 4 डालेंगे उसको, जमा स्वीकार करना आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के हमारा 18 प्रश्न है। तो 18 प्रश्न क्या है, 18 प्रश्नों को पढ़ते हैं। 18 प्रश्न आप लोग के लिए कैसा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्र नृत्य शैली है। तो गजब का प्रश्न पूछा भाई, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्र नृत्य शैली है। तो देख रहे हैं जिस भी क्वेश्चन में आप लोग नृत्य से क्वेश्चन पूछ दिया, समझ लीजिए आप लोग स्टडी जीके का प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि स्टडी जीके से 10 से 12 प्रश्न आप लोग को टोटली 100% मैं गारंटी देता हूँ आप लोग की स्टडी जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। और स्टडी जी के लिए आप लोग भाई नवीन सर को देख सकते हैं, उनका वीडियो, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट जो है आप लोग नवीन सर, वो अधिकतर हैं जीके जीएस के बादशाह हैं। और करंट अफेयर्स के लिए बाई कुमार गौरव सर को देख सकते हैं, ठीक है। तो उनका चैनल यूट्यूब पे सर्च करना, कुमार गौरव सर बाई करंट अफेयर्स, ठीक है। तो मंथली आप लोग मंथली पढ़ना, आप लोग ईयरली मत पढ़ना, मंथली पढ़ेंगे आप लोग को अच्छे समझ में आएगा साथियों, ठीक है। तो मेरी बात से सहमत है, लाइक जरूर ठोकना आप लोग, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो शास्त्रीय नृत्य शैली स्ट्रेटेजी का प्रश्न है आप लोग का, क्या है, बरदोछम है, भरतनाट्यम है, घूमर नृत्य है, बिहू है। तो मैं बता देता हूँ साथी लोग, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा भरतनाट्यम इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर B वाला इस प्रश्न का करेक्टली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भरतनाट्यम को टिक मारेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप बाई अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज का है, अगला प्रश्न आप लोग के लिए हमारा 19 प्रश्न है। तो 19 प्रश्नों को पढ़िए और आंसर को पुट कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में।
तो सतह की एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? ये देखिए हमारे किस पे प्रश्न पूछा है। ये हमारा प्रश्न पूछा है फिजिक्स से। मैं बता देता हूँ, फिजिक्स से आप लोग के मात्र 2 ही प्रश्न पूछ जाते हैं, केमिस्ट्री से 1 प्रश्न पूछ जाते हैं, बायोलॉजी से 2 से 3 प्रश्न पूछ जाते हैं। ये मेरी बात को गांठ बांध के रख लेना, आप लोग को काम देगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो सतह की एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो बल है उसको क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है, दबाव कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है और कार्य कहा जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे कार्य लिख दीजिए आप लोग। डी ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन कार्य है। तो मैं बता देता हूँ इस जो प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? बल होगा, दबाव होगा, घनत्व होगा, कार्य होगा। तो साथ ही इस जो प्रश्न का राइट आंसर आप लोग के लिए मैं बताता हूँ दबाव क्या? दबाव इस प्रश्न का राइट आंसर आपको राइट आंसर आपका दबाव हो जाएगा, ठीक है। तो घबराइए मत ना, आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला दबाव हमारा इस प्रश्न का क्या, आप लोग का इस प्रश्न का करेक्टली राइट आंसर हो जाएगा दबाव। तो हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्नों को, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्नों को पढ़िए अच्छे से और कमेंट में जरूर बताना आप लोग कैसा लगा वीडियो आप लोग को, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों को, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न साथी लोग। अंतिम प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं अंतिम प्रश्नों को। आप लोग के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितना ज़्यादा खास हो सकता है, तो बताएंगे आप लोग। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व बैंक से कौन सा है? तो बताएंगे क्या है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्वी घाट है, सुंदरवन है, पश्चिमी घाट है, मीजो पर्वत है। तो बता दें साथी, इस जो प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए, तो इस प्रश्न का जो आप लोग के सुंदरवन आप लोग को दिख रहा होगा, सुंदरवन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी वाले को आप लोग टिक करेंगे, आप लोग के लिए बहुत ही खास प्रश्न है। तो देख लिए साथियों, हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को पूरा बता दिया, ठीक है साथियों। पूरा आप लोग को एकदम अच्छे से हमने डिटेल वाइज आप लोग को बता दिया साथी लोग, ठीक है। हमने 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? बस आप लोग का सपोर्ट प्यार ही चाहिए, आप लोग को मेरा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताना। अभी तक प्लीज़ साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए टारगेट विद पीवी को, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम A to Z आप लोग को प्रश्न आते रहेंगे। आज का हमने पार्ट 12 को देखा, अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 13 रहेंगे, जो आप लोग के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए लाएंगे, छांट कर प्रश्न लाते हैं आप लोग के लिए। तो बस आप लोग ऐसे मेहनत करते रहिए, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।